कक्षा में जो तरंग गति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने वो कर लिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम आपको कराएंगे। आज क्या है हमारा ऊष्मा ताप एवं ऊष्मा गति, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के आज क्या है क्वेश्चन लाए गए हैं, तो उस पर आधारित सभी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो सभी लोग क्लास में जल्दी से बन जाइए और कमेंट करके बताइए कि हाँ वॉइस क्लियर है और वीडियो विजुअल हो, तो हम लोग क्या है क्लास को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। जी ओ जी वाले जी गुड आफ्टरनून, ओनली सक्सेस जी गुड आफ्टरनून, राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, काल भैरव जी हर हर महादेव काल भैरव जी। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि क्लियर है, तो हम लोग क्या है अपना क्वेश्चन को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आ जाइए सभी लोग जल्दी से। जी चलिए क्लियर है तो चलते हैं हम लोग। क्या अपना पहला क्वेश्चन क्या करते हैं स्क्रीन के सामने लाते हैं और आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से। चलिए आ गया अपना पहला क्वेश्चन, क्या है आ चुका है। तो क्या बोल रहा है कि ग्लूकोमीटर ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या है बोला गया है ग्लूकोमीटर, चलिए बताइए। ग्लूकोमीटर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यह एक चिकित्सक उपकरण है, यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है। इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, या इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर कमेंट करिए आप लोग। ग्लूकोमीटर बताइए, ग्लूकोमीटर क्या होता है। अक्की जी का क्लियर है, चलिए जय हो गुरु जी, जय हो भैया जय हो। चलिए आ जाइए सभी लोग और कमेंट कीजिए भैया। ग्लूकोमीटर आप लोगों ने डॉक्टर के यहाँ गए होंगे ना, तो वहाँ देखा होगा ग्लूकोमीटर, ठीक है। क्या है ग्लूकोमीटर, क्या है इससे क्या किया जाता है शुगर शुगर का जो मेजरमेंट किया जाता है ना, ठीक है। तो यह क्या है एक चिकित्सक उपकरण है, डॉक्टर के पास जाएंगे आपका शुगर का जो मापन इसी के द्वारा किया जाता है ग्लूकोमीटर के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी भैया आरपी मोटिवेशन जी शुगर। विनय पटेल जी का ए आ गया, ए आ गया, बहुत शानदार विनय पटेल जी। तो अक्की जी का भी ए आया है, तो ठीक है बहुत बढ़िया। एक बार ऐसा कीजिए सभी लोग क्या है इसके जो वीडियो का जो लिंक है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें और क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी देते रहें सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका बताइए सभी लोग, अब भैया ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कमेंट करिए आप लोग कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला हमारा स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप या हेलीस्कोप या सन मीटर। तो बताइए तो जो सूर्य को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चलो भैया कमेंट करो, सूर्य को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया सी हेलीस्कोप, बहुत बढ़िया। ओजीए वाले का भी, अक्की जी के भी आ गया जी। सूर्य को जो देखने के लिए हम क्या करते हैं हेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, ठीक है। हेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हेलीस्कोप का उपयोग सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। आलोक कुमार जी का 2 का सी, बहुत शानदार आलोक कुमार जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हेलीस्कोप द्वारा सूर्य को देखने के लिए हेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बता दीजिए, अब इसका आंसर बताइए सभी लोग कमेंट करके बताइए। ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो डैश यहाँ पे है क्या तापमान बनाए, सर्किट पूरा करके, सर्किट ब्रेक करके, सर्किट में कंपोनेंट को जोड़कर या सर्किट से कंपोनेंट को हटाकर। चलिए भैया आलोक कुमार जी, अक्की जी और विनय पटेल जी सभी लोग क्या है इसका आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है देखिए ओवन थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो क्या है सर्किट को पूरा करके तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा सर्किट को पूरा करके, सर्किट को जब पूरा करेगा तभी तो टेम्परेचर को मेजरमेंट कर पाएगा, बनाए रखने में मदद करता है। जी अक्की जी का ए आ गया, ए आया है, बहुत बढ़िया अक्की जी। जी विनय पटेल जी का भी ए आ गया, बहुत शानदार। सभी का क्या है आंसर सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए ठीक है भैया चलो जल्दी जल्दी। अब बताइए गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है। चलिए अब बताइए आपको
ये तो आसान ही है ना, आज हमने चैप्टर भी चालू किया है थर्मोडायनेमिक्स, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया हमारा कि गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? क्वांटम भौतिकी, ऊष्मा प्रौद्योगिकी, खगोल भौतिकी, कण भौतिकी। तो कमेंट कीजिए, 3 का क्या दे रहे हैं आप लोग? 3 4 का बीआरपी मोटिवेशन जी। चलिए ये 3 नंबर मानते हैं, थोड़ा 3 3 2 बार आ गया हो गया है तो इसको 3 ही मानिए, ठीक है जी। जी बहुत बढ़िया। क्या होगा? उस थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा प्रौद्योगिकी, अर्थात जो गर्मी, टेम्परेचर, हीट और उसमें होने वाली परस्पर जो क्रियाएं होती हैं उसको हम किसके किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? वो हम अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। बहुत बढ़िया। चलिए सभी का आंसर सही है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए फिर से। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या क्या बोला जाता है? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट करके बताइए कि जिस टेम्परेचर पर तरल के वाष्प का जो दबाव है ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या बोला जाता है? गलनांक या हिमांक बिंदु या क्वथनांक या ऊर्ध्वपातन बिंदु? बताइए सभी लोग, कमेंट करके बताइए आप लोग, कमेंट करिए। और इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके एक बार बताइए सभी लोग जल्दी से। बोला गया है जिस टेम्परेचर पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है, अर्थात ठोस के वाष्प बोला गया, अर्थात हिमांक बिंदु होगा, ठीक है, हिमांक बोला जाएगा, हिमांक बिंदु बोला होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। बहुत बढ़िया, विनय पटेल जी का बी आया है, की जी का भी बी आया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हिमांक बिंदु बोला जाएगा, हिमांक, उसे क्या बोला जाएगा? हिमांक बिंदु कहा जाएगा, ठीक है। ऊर्ध्वपातन बिंदु क्या होता है? ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है? ऊर्ध्वपातन क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसको क्या है, जब किसी क्या बोलते हैं, ठोस को जब गर्म किया जाता है तो बिना द्रव में बदले सीधा क्या बोलते हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन क्रिया बोला जाता है। और जिस पॉइंट पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बिंदु बोला जाता है। अर्थात जैसे आयोडीन हो गया हमारा, और क्या कपूर हो गया, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमांक बिंदु हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब चलिए, अब इसका कमेंट करके बताइए कि किशमिश जैसे सूखे फल, किशमिश होता है ना, जो देखे होंगे आगे में, किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं, और वे वैज्ञानिक कारण क्या है? वह वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? परासरण है कि सक्रिय परिवहन है कि प्रसार है कि निष्क्रिय परिवहन है? कमेंट कीजिए आप लोग, 5 कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करिए जल्दी से भैया, क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करके बताइए। जो किशमिश जो फल होता है हमारा, किशमिश जैसे सूखे फल जो होते हैं, जब उसको क्या बोलते हैं, जब पानी में डुबो दिया जाता है तो क्या उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं वही हमें बताना है। विनय पटेल जी का ए आ गया, बहुत शानदार विनय पटेल जी। क्या? परासरण के कारण होता है, ठीक है। परासरण क्या है? एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें द्रव के जो कण होते हैं सघन माध्यम से क्या होते हैं, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ वो क्या करते हैं? गति करते हैं। जो हमारे जो जल होते हैं, ठीक है, उनके जो अणु होते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ क्या करते हैं? गति करते हैं। यह इसका क्या हो जाएगा? सूरज साहू जी गुड आफ्टरनून। चलिए, अक्की जी का ए आया है, विनय पटेल जी का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, परासरण, ठीक है। परासरण की क्रिया है, होती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बताइए, अब इसका कमेंट करिए आप लोग सभी कि सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? चलिए बताइए, जो सेंटीग्रेड है ना उसको किसने, किस वैज्ञानिक का नाम पूछा है? देखा, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? केल्विन पर नामित है कि जीन पियर क्रिस्टिन पर नामित है कि मार्टिन स्टोमर पर नामित है, एंडरसन सेल्सियस पर नामित है? आप लोग 6 का कमेंट करिए, 6 का क्या होगा बताइए, 6 का।
6 का कमेंट करो भैया, 6 का कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए सभी लोग आप। देखिए जो एंडरसन सेल्सियस है, इन्हीं के नाम पर जो सेल्सियस पैमाना हमारा बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एंडरसन सेल्सियस। एंडरसन, बहुत बढ़िया विनय पटेल जी, 6 का डी हो गया। एंडरसन सेल्सियस जो है, इन्हीं के नाम पर सेल्सियस पैमाना बनाया गया है, विनय पटेल जी, एक्के जी, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो अब बताइए, ये पारंपरिक थर्मामीटर या थर्मामीटर क्या, हाँ, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। जो थर्मामीटर हमारा होता है ना, उसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, कार्बन का कि मरकरी का कि आर्सेनिक का कि कैडमियम का। जो थर्मामीटर, डॉक्टर के पास आप गए होंगे ना, अब तो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर आ गया है, नहीं पर अब पहले क्या था, जो थर्मामीटर था ना, उसमें उसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है वही पूछा गया है, अभी भी है, तो वही आपको कमेंट करके बताना कि कार्बन का प्रयोग किया जाता है उसमें, कि मरकरी का, कि आर्सेनिक का, कि कैडमियम का। चलो कमेंट करो भैया जल्दी से। 7 का बी आ गया भैया, 7 का बी मरकरी। चलिए आरपी मोटिवेशन जी, विनय पटेल जी, ओनली सक्सेस जी का, ठीक है, पारा, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाए, मरकरी। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पे जब टेम्परेचर, कभी किसी को फीवर हुआ होगा, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो जब क्या है उसको, आपके जो थर्मामीटर जब लगाते हैं तो उसमें जो चढ़ता है नहीं जब टेम्परेचर ऊपर की तरफ, उसमें क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक है, मरकरी, मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पारा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पारा बोला जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर जब तुम्हारे शरीर को उसमें लगाया जाता है तो गर्म होकर पारा क्या ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, वो जो तत्व होता है हमारा क्या होता है, मरकरी होता है भैया। ठीक है, मरकरी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का, क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है, कम तापमान, उच्च तापमान, कम दाब या उच्च दबाव। बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। 8 का कमेंट करके बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। 8 क्या है, कमेंट करके बताइए। कमेंट करो भाई। चलिए ओजीए वाले का भैया ए, आरपी मोटिवेशन जी का ए, ओनली सक्सेस जी का ए, बहुत शानदार। सभी का क्या है, एकदम बढ़िया आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर हमारा कम तापमान। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम तापमान। क्रायोजेनिक जो हो क्या दर्शाता है, कम तापमान को दर्शाता है। मिनिमम टेम्परेचर, बहुत शानदार आपकी मोटिवेशन जी, विनय पटेल जी कहेगा, बहुत बढ़िया। यह मिनिमम टेम्परेचर को मेजरमेंट कर दर्शाता है। ठीक है, अब बताइए, चलिए मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग कि मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। चलिए बताइए, 34 अंश सेंटीग्रेड, 35 अंश सेंटीग्रेड, की 36 की 37 अंश सेंटीग्रेड। चलो अब सभी लोग अपने अपने मानव शरीर का जो टेम्परेचर क्या होता है वो बताना है आपको। चलिए बताइए कमेंट करके। मनाव को बताइए, नौ कमेंट कीजिए कि मनुष्य का जो टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट, लेकिन इसमें सेल्सियस में पूछा गया है, तो आप लोग सेल्सियस का बताइए। आरपी मोटिवेशन जी का 9 का डी, बहुत शानदार, अर्थात 37 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है 37 अंश सेंटीग्रेड तापमान होता है, बिना पटेल जी का 37। ठीक है, और फ़ारेनहाइट पे अनुज पांडे जी गुड आफ्टरनून, जो फ़ारेनहाइट पे 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो हमें फीवर आ जाता है। ठीक है, तो हम डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं और दवा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भैया 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 अंश सेंटीग्रेड ताप जी, विनय पटेल जी 37, बहुत शानदार। आप बताइए, चलिए इसको कमेंट करिए इसका राइट आंसर कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। चलिए बताइए, प्रिया मिश्रा जी का आ गया 37, बहुत शानदार प्रिया मिश्रा जी। चलिए अब बताइए आप लोग कि सेल्सियस से केल्विन पे बदलना है, सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। दिए गए तापमान को 273 से
गुणा करना पड़ेगा। चलो पहला हो गया, दिए गए तापमान में 273 जोड़ा जाएगा। चलिए, दिए गए तापमान को 273 से विभाजित किया जाएगा, दिए गए तापमान में 273 घटाया जाएगा। चलिए कमेंट कीजिए, प्रतिभा पटेल जी गुड आफ्टरनून। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट कीजिए। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि C/5 बराबर, हमें मालूम है ना, C/5 बराबर F माइनस 32/9, ये फार्मूला आपको मालूम है ना, C/5 बराबर F माइनस 32/9। के माइनस इज इक्वल टू होता है के माइनस 273 बटे, के माइनस कितना होता है 273 बटे होता है 100। ठीक है, 273 बटे हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 273 बटे 5। ठीक है, हमें सेल्सियस से केल्विन बदलना है, तो यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं C/5 बराबर हो जाएगा हमारा के माइनस 273 बटे 5, ये इससे कट जाएगा, अर्थात C बराबर के माइनस 273। ठीक है, C बराबर के माइनस 273। चलो अब बताइए, यहाँ हमने आपको बता भी दिया C, और अर्थात के बराबर कितना हो जाता है, के बराबर C प्लस 273। ठीक, के बराबर C प्लस 273 होता है जी। आलोक कुमार जी का 11 का D, प्रिया मिश्रा जी का 11 का D, प्रतिभा जी का 11 का D, 10 का D भैया, हाँ 10 का D। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अच्छा ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा, क्या बोला जा रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पर बदलने के लिए, ठीक है, सेल्सियस से केल्विन पर बदलने के लिए क्या किया जाएगा, कितना रहा 11 का 10 का D, 10 का भैया D, 10 का D 273 घटाया जाएगा, अर्थात C बराबर क्या हो जाएगा, देखा C बराबर अभी हमने निकाला ना, C बराबर कौन सा, ठीक है, तो क्या जाएगा, घटाया जाएगा। सेल्सियस बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 में हम क्या करेंगे, घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, चलिए इसका वाई में 0 सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है। चलिए अब बताइए, आप लोग 12 का बताइए, चलिए 11 का बताइए आप लोग। चलिए वाई में 0 सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है, कमेंट करो सभी लोग। देखिए एक बार ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा है, सेल्सियस से केल्विन में बदलने, केल्विन पर तापमान को बदलने, केल्विन में बदलना है ना, तो 273 क्या हो सेल्सियस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा डी नहीं बी होगा। ठीक, ठीक है भैया, इसमें क्या है जोड़ा जाएगा। ठीक है, के बराबर C प्लस 273, हमें सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, उसमें आप लोगों का आंसर जो था वो गलत था, डी नहीं था, वो बी था। ठीक है, में जोड़ा जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या है, 232 या 231 करीब, यही करीब है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये वाला बताइए, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। चलिए केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, कमेंट करो। विनय पटेल जी का चलिए 11, आप लोग कमेंट करके अब 12 बताइए कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, कमेंट करो। केल्विन पैमाने पर कितना होता है, कमेंट कीजिए भैया सभी लोग। इसमें क्या दिया गया है, 298, 198, 273, 373। सभी लोग कमेंट करके बताइए कितना होता है। 12 के आरपी मोटिवेशन जी 298। चलो और लोग कमेंट करके बताइए कितना होगा। देखिए केल्विन पैमाने पर जो हो टोटल कितना हो, 300 होता है, लेकिन 300 के करीब, ठीक है 300 केल्विन होता है, लेकिन यहाँ 300 केल्विन है, उसके करीब हमारा 298 है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा 298। ठीक है 298,
298 भैया, ठीक है। चलो अब चलिए, अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत या जलता नहीं है, नहीं होता है, बताइए जलता नहीं है। प्रिया मिश्रा जी का 298, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है हमारे क्लास में। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मिश्र धातु, अर्धचालक या सुचालक या कुचालक, कमेंट करो भैया, चल दो कमेंट करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान ही है, थोड़ा आप लोग सोच समझ के आंसर कीजिए, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, अर्थात जो मिश्र धातुएं होती हैं हमारी वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका बताइए आप लोग, कमेंट करो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए पूछा गया तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा। अब की बार देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है, उस बार तो गलत हो गया था, ठीक है। इसके पहले हमें क्या बोला गया था, सेल्सियस से केल्विन बदलना था, अब केल्विन से यहाँ का बोला जाए केल्विन से, केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, कमेंट कीजिए आप लोग, 14 कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, अभी हमने निकाला था ना के बराबर सी प्लस 273, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केल्विन से पैमाने से सेल्सियस बदलना है, तो सेल्सियस बदलना है ना, सेल्सियस में बदलना है, तो इसको सी बराबर फिर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा के माइनस 273, ठीक है। दिए गए टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा, ओनली सक्सेस जी का ए, प्रतिभा पटेल जी का डी आया है। चलिए प्रतिभा पटेल जी का डी आया, क्या दिए गए तापमान में से 273 घटाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट करो भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए के बराबर क्या होता है, सी प्लस 273, अर्थात सी बराबर के माइनस 273, ठीक है। जी इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर। 273 क्या करेंगे, हम घटाएंगे, ठीक है। जी प्रिया मिश्रा जी का डी आ गया, बहुत बढ़िया। इसमें क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 273 हो जाएगा। 273 क्या करेंगे, हम घटाएंगे। चलिए अब बताइए, आरपी मोटिवेशन जी का डी, आपके पास वीडियो लेट में पहुंच रही है क्या, कमेंट बहुत स्लो आ रहा है। चलिए अच्छा फिर से बताइए, अच्छा 15 बताइए आप लोग कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। जब कोई ठोस वस्तु है, जब वो पिघलती है, ठीक है, उस अवस्था में उसका उसका तापमान बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, घटता है, या ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है। चलो अब बताइए आप लोग इसका राइट आंसर कि 15 क्या होगा। जब कोई ठोस वस्तु, ठोस के पिघलने के दौरान इसका जो टेम्परेचर होता है, जब कोई ठोस वस्तु जब पिघलती है ना, चलो 15 कमेंट करो भैया, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंद्रह का कमेंट करो। पंद्रह का बी आ गया है, परिवर्तित नहीं होता है। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए। जी देखिए, जब ठोस के पिघलने के दौरान, जब कोई ठोस वस्तु होती है, जैसे हमारा पानी जब बर्फ में परिवर्तित रहता है, जब वो पिघलता है, जब पिघलता है तो उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बताइए, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको कि 0 सेंटीग्रेड बराबर कितने फ़ारेनहाइट होता है। 0 सेंटीग्रेड बराबर कितने फ़ारेनहाइट होगा भैया, चलो बताइए। 0 सेंटीग्रेड बराबर कितने फ़ारेनहाइट होता है। हमने अभी आपको फार्मूला बताया था कि C-5 बराबर C/5
5 बराबर एफ माइनस 32/9, एफ माइनस 32/9। चलो यहाँ पे सीधा आप वैल्यू को पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। हमें क्या बोला, 0 सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या है 0 रख दीजिए, 0/5 बराबर एफ माइनस 32/9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एफ माइनस 32 बराबर 0 हो जाएगा, एफ माइनस 32 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 32 अंक, एफ बराबर 32 अंक। किसका किसका आंसर आया भैया, प्रज्वल पटेल जी का 11 का डी आ गया, 32 बहुत शानदार। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया 16 का डी, अक्की जी का डी, प्रिया मिश्रा जी का भी डी, मतलब 16 का आ गया डी भैया। ठीक है, 32 अंश। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल, अब बताइए 17 का, जल का वाष्पीकरण पर होता है कितना, क्वथनांक बिंदु पर, हिमांक बिंदु पर, सभी तापमान पर कि विगलन तापमान पर। कमेंट करो भैया। चलो बताइए आप लोग 16 क्या बोलते हैं 17 का बताइए, कमेंट करके आप लोग 17 बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल का जो वाष्पीकरण किस टेम्परेचर पर होता है वो बताना है। सत्रह का सी, बहुत बढ़िया, आरपी मोटिवेशन जी का सी आ गया है, सभी तापमान पर। चलिए, ओनली सक्सेस जी का सी आ गया है, ओजीए वाले का भैया सी आया है। जल का जो वाष्पीकरण है, अर्थात जल क्या वाष्प में कब बदलता है, वाष्प में, वो पूछा गया है हमें। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और तब समझिए कि जल वाष्प में कब में परिवर्तित हो, जब जल को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो ऐसा पॉइंट आता है कि जल पे क्या है, जल क्या होता है हमारा, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो जल का वाष्पीकरण कब पूछा गया है ना। हाँ, प्रिया मिश्रा जी का ए आ गया। चलिए, चलिए भैया, इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्वथनांक बिंद। चलो ठीक है भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए भैया, इसमें प्रिया मिश्रा जी का आंसर सही था, प्रज्वल पटेल जी का गलत है, आरपी मोटिवेशन जी का भी गलत है। जी, आरपी मोटिवेशन जी अपने आंसर चेंज कर दिए हैं, ए हो गया है। चलिए ठीक है, चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन को आंसर कीजिए आप लोग। 18 का, 100 सेंटीग्रेड तापमान का मान केल्विन पैमाने पर होता है। चलिए बताइए, केल्विन पैमाने पर कितना होगा बताइए। केल्विन पैमाने पर कितना होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। केल्विन पैमाने पर पूछा गया है, 18 का डी आरपी मोटिवेशन जी का आ गया। देखिए, देखिए हमारा जो फार्मूला होता है C/5 बराबर के माइनस 273, के माइनस क्या है 273/5 होता है ना। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर के माइनस 273। ठीक है, केल्विन में पूछा गया है, सी का मान रखा गया है, सी बराबर दिया गया है 100। अब इधर को के बराबर इधर 75 करेंगे, 100 में 273 में 100 जोड़ दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 373, 373 केल्विन, 373 केल्विन होगा। आंसर किसका किसका आया था, प्रिया मिश्रा जी का डी, प्रज्ञा पटेल जी का डी आया है, ओजी वाले आपकी मोटिवेशन जी। जी, सभी का क्या है आंसर, क्या है सही है, राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। वैसे भी पता है ना हमें, अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो अब बताइए,
बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? चलो भैया, बर्फ का गलनांक पॉइंट क्या है? अब बताना है कि 273 अंश सेल्सियस या 273.16 केल्विन, ठीक है, या माइनस 273.15 केल्विन, या 273 या 273 अंश सेंटीग्रेड। चलो बताइए आप लोग, बर्फ का गलनांक पॉइंट, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है वो बताना है। कमेंट कीजिए जल्दी से, गलनांक क्या होता है, अर्थात क्या होता है हमारा स्थिर ताप पर ठोस अवस्था से, क्या है, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में जो बदलना होता है उसको क्या बोला जाता है? गलनांक बोला जाता है। अब बताइए आप लोग, 19 का सी माइनस 273.16 केल्विन। चलिए और लोग कमेंट करिए। जी, इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा? 273.16 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और सेल्सियस पैमाने पर कितना हो जाएगा? एक बार सेल्सियस पैमाने पर कमेंट कर दीजिए, सेल्सियस पैमाना कितना हो जाएगा जी? सेल्सियस पैमाना कितना होगा? 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है। 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसपे जल क्या होता है हमारा, जल द्रवस्थम भी रहता है और ठोस अवस्थम भी रहता है, ठीक है। अब बताइए इसका तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 से क्या करना पड़ेगा? चलो फिर से आंसर क्वेश्चन आ गया है। देखिए, तापमान को केल्विन से पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए दिए गए तापमान को 273 में क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। कमेंट करिए आप लोग कि 20 का क्या होगा, 20 का बताइए जल्दी से, कमेंट करो भैया, 20 का क्या होगा? 20 का कमेंट करके बताइए क्या होगा। कि तापमान को केल्विन से पैमाने से सेल्सियस बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 19 का सी, 19 का सी, 20 का कीजिए भैया, 20 का जी, 20 का हमारा क्या हो जाएगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है, घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बताइए, 0 सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? बताइए। 0 सेंटीग्रेड तरल पर पानी के कणों का उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी में कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, या फिर क्योंकि बर्फ से जल ऊष्मा में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, या चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकिरणित करते हैं। कमेंट कीजिए आप लोग, 21 का क्या होगा? कमेंट करके बताइए भैया, कमेंट करिए 21 का, 21 का कमेंट करके बताइए। देखिए 21 का हमारा क्या हो गया? क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान जो होते हैं बर्फ के जो कण होते हैं ऊष्मा ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारा जो बर्फ है, जब पानी की अवस्था में, जब पानी में परिवर्तित कब होगा? जब वह ऊष्मा को ग्रहण करेगा, ठीक है। प्रिया मिश्रा जी का सी आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, इस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? चलिए बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा, ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा भी गया है, ठीक है। तो वह टेम्परेचर कौन सा है जिसमें जो हमारा पानी होता है ठोस और द्रव अवस्था, तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? -1 अंश सेंटीग्रेड, 100 अंश सेंटीग्रेड, -100 अंश सेंटीग्रेड और 0 अंश सेंटीग्रेड। चलो भैया कमेंट करो, कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया। चलो, देखिए इसमें पूछा क्या गया है, किस तापमान पर पानी जो हमारा होता है, अर्थात वो तरल 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 अवस्था में और ठोस अवस्था में दोनों रहता है, ठीक है। कमेंट करिए भैया, चलिए बताइए।
ओनली, देखिए देखिए, अगर यहाँ पे पूछा गया होता तरल, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, तरल, तरल एवं गैसीय अवस्था, देखिए इस टाइप का दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह का दो क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि देखिए पानी जो हमारा होता है तरल एवं ठोस, तरल कब रहेगा, तरल अब बर्फ में कब रहेगा, जब वह 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रहेगा, उस अवस्था में हमारा जो पानी होता है, जो जल होता है, वो तरल और ठोस अवस्था दोनों में रह सकता है। और जो हमारा क्या है 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, उस अवस्था में हमारा जो पानी होता है तरल अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों में रह सकता है। तो इस क्वेश्चन के जो पूछने का जो तात्पर्य था तरल एवं ठोस पूछा गया है ना, तो 0 सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है, 0 सेंटीग्रेड पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 23 नंबर का है, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, हमें तापमान का मात्रक नहीं है पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जैसे सेल्सियस हो गया हमारा, पास्कल हो गया, फारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, तो हमें बताना क्या है भैया कि हमें जो हमारा टेम्परेचर होता है वो किसका मात्रक नहीं है, ये पूछा गया है। आरपी मोटिवेशन 23 का सी आ गया, बहुत बढ़िया। जो पास्कल हमारा होता है वो किसका मात्रक है, चलिए ये भी कमेंट कर दीजिए, पास्कल किसका मात्रक है। हमारा पास्कल का जो एक नियम भी है ना, तो हमने आपको बताया भी था पास्कल का नियम क्या है। और पास्कल किसका मात्रक होता है, पास्कल जो हमारा होता है दाब का मात्रक होता है, ठीक है, पास्कल क्या होता है, दाब का मात्रक होता है, ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा। अब इसका कमेंट करके बताइए, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना पड़ेगा। चलिए कई बार क्वेश्चन आ गया, कमेंट करके बताइए क्या होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 273 घटाना पड़ेगा, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया। चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको रहने दीजिए। अब 25 नंबर पे आ जाइए, ठीक है। जब कोई अपघटन अपक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। थोड़ा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना है, ठीक है। 25 नंबर पे बोला गया जब कोई अपघटन अपक्रिया, ठीक है, अपघटन अपक्रिया टेम्परेचर का उपयोग करके, यहाँ देखिए बोला गया ताप का उपयोग करके, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी अपघटन अपक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया, या तापी अपघटन, या फिर गैर विद्युत अपघटनी अपघटन अपक्रिया। कमेंट कीजिए आप लोग 25 का, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। 25 का कमेंट करिए, 25 कमेंट करके बताइए भैया क्या होगा। इसका क्या हो जाएगा, तापी अपघटन अपक्रिया, ठीक है, तापी अपघटन क्या हो जाएगा इसका, तापी अपघटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कमेंट कीजिए, इसका बताइए आप लोग। 26 का, वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है, ठीक है, प्रिया मिश्रा जी का सी आया, बहुत बढ़िया। वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, पूछा गया है। तो क्या प्रज्वलन ताप होता है कि तटस्थ ताप की, सामान्य ताप की, क्वथन ताप। कमेंट करो भैया, कमेंट कीजिए आप लोग, इसका क्या होगा 26 का, आप लोग कमेंट करके बताइए। ओनली सक्सेस जी का ए आया, बहुत बढ़िया। देखिए जब प्रज्वलन ताप होता है ना, प्रज्वलन ताप होता है, वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है, अर्थात वह क्या है, प्रज्वलन ताप कहलाता है और जलने लगता है, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं 27 का, 77 अंश फारेनहाइट निम्नलिखित किसके बराबर है। चलिए 70 अंश फारेनहाइट को सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, 77 अंश फारेनहाइट को क्या करना है, सेल्सियस पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए फार्मूले पे सीधा आ जाता है, C/5 बराबर, चलिए कमेंट सभी लोग सॉल्व करके बताइए इसका। देखिए C/5 बराबर F- 32/9। चलो अब हमें कितना दिया, 77 अंश फारेनहाइट दिया है, तो C/5 बराबर 77 - 32/9,
9। चलो आ गया ना। अब इसको इसमें घटा घटा दीजिए, कितना हो जाएगा C/5 बराबर, इसको घटाइए, 7 में से 2 चला जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। अब ये बटे 9, 9 पचे 45, अर्थात C बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 25। C बराबर कितना हो जाएगा, 50, 25 अंश सेंटीग्रेड हो जाएगा। 25 अंश सेंटीग्रेड किस में है भैया, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा जो है इसमें क्या है, ए में है, 25 अंश सेंटीग्रेड। बहुत बढ़िया, चलिए ए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए 100 अंश सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, इसको भी सॉल्व कीजिए। चलिए कितना बोला गया, 100, 100/5 बराबर, फ़ारेनहाइट में बदलना है, कितना फ़ारेनहाइट, F माइनस 32/9। चलिए 32/9 हो गया। और इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, 180, F माइनस 32, F माइनस 32, तो F बराबर 180 प्लस 32। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, ये 2 हो जाएगा, 8 3 11 के 1 हो जाएगा, 212।
चलिए अब वॉइस आलोक कुमार जी का 35 आ गया, अंकित यादव जी। अब वॉइस देखिए क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ठीक है। अब वॉइस क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा, एक बार चेक कीजिए, वॉइस क्लियर है ना। देखिए इसको जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 9 7 63, 7 हो गया, अब बटे 5 हो जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 पचे 35। भैया 35 किसका आया, यस, ठीक है अंकित यादव जी। चलिए कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा भैया, ठीक है, 35 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आ रही है, ठीक है भैया, चलिए ठीक है भाई। इसमें कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका राइट आंसर किसका किसका था, आलोक कुमार जी, अंकित यादव जी, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलो अब बताइए, फारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डिग्री अलग होते हैं, बताइए, कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए इसका भैया, 31 के कमेंट करके बताइए, फारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक, कमेंट करो भैया जल्दी से, कमेंट करके बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। फारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल, बिल्कुल के बाद यहाँ डैश है, मतलब दोनों का अंतर पूछा गया है। देखिए फारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक में दोनों का अंतर पूछा गया है, कितना होगा वही पूछा गया है। चलिए बताइए, देखिए हम लोगों को मालूम है कि फारेनहाइट पैमाने पानी का जो हिमांक होता है, फारेनहाइट पर जो पानी का जो हिमांक कितना होता है, पानी का हिमांक कितना होता है बताइए, पानी का जो हिमांक होता है, पानी का हिमांक, पानी का हिमांक कितना होता है, 32 अंश फारेनहाइट। पानी का जो हिमांक कितना होता है, 32 अंश फारेनहाइट। 31 का भी आ गया, बहुत बढ़िया। 32 अंश क्या होता है, फारेनहाइट, फारेनहाइट। और क्वथनांक कितना होता है, 212। क्वथनांक कितना, तो कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, 212 अंश फारेनहाइट। और इसी का डिफरेंट पूछा गया है आपसे, डिफरेंट, तो बताइए 212 माइनस 32 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 180। ये यही हमारा राइट आंसर होगा। फारेनहाइट पैमाने पर जो पानी का हिमांक कितना होता है, 32 होता है, और क्वथनांक हमारा 212 होता है, उसी का डिफरेंट पूछा गया था। इसको जब हम माइनस कर देंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अक्की जी आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब बताइए इसका 152 अंश फारेनहाइट तो सेल्सियस कितने सेल्सियस के बराबर है, सॉल्व कीजिए। बहुत से क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किए गए हैं, एक बार सॉल्व करके बताइए। चलिए 31 का आप लोग सॉल्व कीजिए, ये 31 का 32 को सॉल्व करके बताइए आप लोग। चलिए ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करके बताइए। अरे इसको सीधा फार्मूले पर रखिए, सेल्सियस बदलना C/5 बराबर, ये आपका मान दिया गया ना 152, 152 या माइनस 32 बटे 9। चलो भैया सॉल्व करके बताइए, C/5 बराबर, इसको इसको घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। 5 में से 3 गए तो 2 हो जाएगा, 120 बटे 9। सी बराबर कितना, 12 पंचे 60, 600 हो गया सीधा सीधा, बटे 9। अब भाग कर दीजिए, 9 देखिए 9 से काटेंगे, 9 छक 54, ठीक है, 9 छक 54, फिर बचा कितना, फिर 9 छक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जी, किसी 32 का बी, प्रतिभा पटेल जी का बी, बी, बहुत बढ़िया। इसका कितना राइट आंसर हो जाएगा, 66.667। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 66.67 हो जाएगा। आलोक कुमार जी का बी, बहुत शानदार, आलोक कुमार जी, प्रतिभा पटेल जी, ओनली सक्सेस जी, बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको भी बता दीजिए, कि जब दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में होते हैं तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह तब होगा जब उनके डैश अलग अलग होंगे, क्या, द्रव्यमान, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा या घनत्व। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए।
देखिए जब दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में होते हैं तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह तब होगा जब उनके क्या होंगे, 33 कमेंट कीजिए, उनका जो टेम्परेचर जब होगा अलग अलग होगा ना, उनका जो तापमान जब अलग अलग होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर तापमान, टेम्परेचर जब अलग हो, जब दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में होते हैं तो उनके बीच ऊष्मा का जो प्रवाह होता है तब होगा जब उनके बीच जो टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। ऊष्मा का प्रवाह जो क्या होता है तभी होगा जब उनका टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। अगर जिस वस्तु का टेम्परेचर कम है और जिस वस्तु का टेम्परेचर अधिक है, जो टेम्परेचर जिसमें अधिक है होगा वो निम्न वस्तु में, निम्न टेम्परेचर में उसकी ऊष्मा क्या हो, चली जाएगी जी। 33 का भी बहुत शानदार अक्की जी, तो बढ़िया। चलिए हम क्या करते हैं, अभी क्लास को क्या करते हैं, हम अभी यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि ये मैथ का टाइम हो गया है, ठीक है। आरपी मोटिवेशन जी का भी आ गया अक्की जी, नाइस सेशन है, बहुत बढ़िया अक्की जी। तो धन्यवाद सभी को, और हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।